हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल इंग्लिश मीडिया एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं जो कि पार्ट 1 है और इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स लिए हैं जो कि मोस्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और सबसे पहले समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच में ये वर्ड आपको फिगर दिख रहा है। ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड फिग्यूरा से लिया गया है जिसका मतलब होता है एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फॉर्म या उसका शेप। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? किसी भी स्पीच का कुछ ऐसा शेप बदल देना, कुछ ऐसा उसमें एक्सटर्नल चीज़ें ऐड कर देना जिससे कि वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से या अलग तरीके का बन सके। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। अगर आपको अलंकार का आइडिया है तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। और हम इस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल और अ ग्रेटर इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि यूज़ अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ नहीं यूज़ होता है, बट एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि इमेजिनेटिव वे में यूज़ होता है स्पेशल या ग्रेटर इफेक्ट डालने के लिए। अभी स्पेशल और ग्रेटर इफेक्ट किस पे डालता है? ये जो रीडर है उस पे डालता है। इट मीन्स दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द लिटरेचर और पोएट्री। Yes, this is used as a tool to enhance the beauty of literature or poetry. इसे लिटरेचर या पोएट्री को और सुंदर और इम्प्रेसिव बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इट्स अ रिमार्केबल वे ऑफ सेइंग समथिंग। कुछ अलग ही तरीके से बोलने का, बताने का एक तरीका होता है। अब हम समझेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम लिटरेचर या पोएट्रीज़ को और ज़्यादा आकर्षित या और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाते हैं। ओके, आइए समझते हैं, देखते हैं कि इसको कितने तरह से बनाया जा सकता है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं। दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी। रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी पे जो बेस्ड होते हैं, इट समानता के आधार पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे सिमिली या मेटाफर हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, लाइक एलेग्री है, फैबल है, पैराबल है, तो ये सारे भी होते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस दीज टू ओनली, सिमिली एंड मेटाफर। ओके, नाउ दोज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कुछ ऐसे जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। इट मीन्स कल्पना के आधार पर जो इसका वर्गीकरण होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है, वो कौन से हैं? पर्सोनिफिकेशन हमारे एंड हाइपरबोल। ये दोनों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन दोनों के अलावा और भी होते हैं, लाइक पैथेटिक फैलेसी है, एपोस्ट्रॉफी है, विजन है। ये हमारे इमेजिनेशन के और भी टाइप्स हैं। ठीक है, दोज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस, कुछ ऐसे हैं जो कि अंतर या तुलना के आधार पर डिवाइड होते हैं। ओके, मीन्स अंतर के आधार पर हम दो देख लेते हैं यहाँ पे, एंटीथेसिस एंड एपिग्राम। इन दोनों को हम पढ़ेंगे जो कि डिफरेंस के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। और इनके अलावा और भी होते हैं, लाइक ऑक्सीमोरोन आपने सुना होगा, पैराडॉक्स है, तो ये सब भी कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस पे आते हैं। नाउ दोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन। अब जो एसोसिएशन पे बेस्ड है, एसोसिएशन का मतलब क्या है? संबंध के आधार पर, जिसमें कोई संबंध शो करता है, तो वो क्या है? मेटोनमी है और एक सिनेक्टकी है। तो ये दोनों भी हम यहाँ समझेंगे। और एसोसिएशन में इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक हाइपोलेज है, एल्यूजन है, तो ये हम बाद में आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। नाउ लास्ट देख लेते हैं, दोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, जो उसका संरचना है उसकी बनावट के आधार पर हमारा ये फिगर्स ऑफ स्पीच का डिवीज़न है। लाइक उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स पढ़ने वाले हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक कियास्मस सुना होगा आपने, एक्सक्लेमेशन है, इंटरोगेशन है, हाइपरवेशन है, तो वो सारे हम इसमें बाद में समझेंगे। अभी हमने ये 10 टाइप्स की हमारे ये यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार अगर आपने सुना होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे कंपैरिजन होता है किन के बीच में? दो ऑब्जेक्ट्स के,
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं, सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक। विच हैव however at least one point in common, इनमें कोई एक चीज़ कॉमन होगी, दोनों के बीच में कंपैरिजन जो होगा किसी एक चीज़ को लेके होगा, ठीक है। द सिमले इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाई सच वर्ड्स लाइक as और so। अब जो सिमली है उसमें अगर कोई लाइन है, कोई सेंटेंस है, उसमें अगर लाइक एज या सो वर्ड आता है, ये जो है ये कंपैरिजन वर्ड्स है, ये अगर आपको कहीं दिखता है और पूरे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हैं, डिफरेंट काइंड्स के भी हैं, कंपैरिजन भी शो कर रहा है, इट मीन्स दैट इज सिमली, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमली। तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट काइंड के दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सो अगर सेम काइंड के हैं तो वो सिमली नहीं है। Now let's understand the example. Thy soul was like a star and dwelt apart. यहाँ पे क्या है, सोल, उसके सोल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, स्टार की बात हो रही है। इनके बीच में कंपैरिजन के जो उसका सोल है वो किसकी तरह है, एक स्टार की तरह है, ठीक है, जो बहुत दूर रहते हैं, राइट। लाइक आई मीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइक वर्ड है, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि लाइक एज ए सो भी यूज़ होता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कंपेयर करने वाला एक जो वर्ड है वो भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो वी कैन सी दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स एंड बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यस। एंड इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ये है कि इन दोनों की दूरी की बात हो रही है, दोनों को बताया जा रहा है कि जैसे एक स्टार दूर है उसी तरीके से मेरा सोल भी मुझसे दूर हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक भी यूज़ हुआ है, सोल का भी मतलब सोल एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट स्टार है, तो यहाँ कंपैरिजन भी है, तो ये क्या है, हमारा सिमली है। लाइक है यहाँ पे वर्ड, तो ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये सिमली है। नेक्स्ट देखते हैं, द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। अब राइटियस मतलब जो यू नो राइट पर्सन होते हैं, जो सही काम करते हैं, वो कैसे फ्लरिश करते हैं, एक पाम ट्री की तरफ फ्लरिश करते हैं। जैसे एक पाम ट्री फ्लरिश करता है वैसे राइटियस पर्सन भी, राइटियस भी फ्लरिश करता है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या बता रहा है, फ्लरिश होने की बात बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पहला ऑब्जेक्ट राइटियस हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट पाम ट्री हो गया, एंड वी कैन सी अ कंपेरिजन वर्ड हियर एज, ठीक है, एज भी है हमारा यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, कि एक कंपैरिजन भी है, किसी एक पॉइंट का कंपैरिजन है और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो ये हमारा क्या है, सिमली हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो आई मतलब वो मैं खुद से कर रहा है पोएट, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है, क्लाउड से कर रहा है। और किस चीज़ का कौन सा पॉइंट यहाँ कॉमन है, लोनली का वर्ड कॉमन है। जिस तरीके से क्लाउड एक लोनली अकेले घूमता है पूरे आकाश में, पूरे स्काई में, उसी तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट भी हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, एंड दिस एज वर्ड जो कि एक कंपैरिजन वर्ड है वो यहाँ पे है, सो दिस इज सिमली। ना नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर को रूपक अलंकार कहा जाता है, एंड यू कैन से कि इट इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली। सिमली का छोटा रूप है, ठीक है। इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिमली में होता है, लेकिन सिमली में सो लाइक या एज वर्ड का यूज़ होता है, एंड मेटाफोर में ये तीनों वर्ड का यूज़ नहीं होता है। अगर कंपैरिजन दिखे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखे, बट ये वर्ड्स ना दिखे, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, मेटाफोर है। सो दैट इज़ अ मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमली। सो यू कैन से कि जो मेटाफोर है वो क्या है, एक तरह से सिमली है, लेकिन उसका छोटा रूप है, राइट, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लोलीनेस इज़ यंग एम्बिशंस लैडर। सो ये बहुत ही फेमस लाइन है, उसके शेक्सपियर की है और जूलियस सीजर का है, ये एक्ट 2 सीन 1 से लिया गया है। लोलीनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोलीनेस का मतलब है लोअर क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे सीजर को बताया गया था कि जो सीजर ने लोलीनेस को एक लैडर की तरह यूज़ किया, ठीक है, अपने एम्बिशन तक पहुँचने के लिए उसने लोलीनेस को लैडर की तरह यूज़ किया। तो उसके लिए लोलीनेस क्या था, एक लैडर था। तो लोलीनेस का कंपैरिजन किससे किया गया है, लैडर से किया गया है, ठीक है। यहाँ एक कंपैरिजन है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, बट यहाँ पे सो लाइक या एज जो वर्ड है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सो लाइक एज वर्ड अगर नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ सिमली, दिस इज अ मेटाफर, ओके। नाउ सेकेंड इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब
कैमल को किससे कंपेयर किया गया है? शिप से कंपेयर किया गया है। जैसे शिप वाटर में राजा होता है और वही सिर्फ चल सकता है, उसी तरीके से कैमल जो है डेजर्ट का राजा है, उसमें डेजर्ट में सिर्फ उसके अलावा और कोई उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल सकता, या जो भी उसकी क्वालिटीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे कैमल को शिप से कंपेयर किया गया है, बट सो, लाइक और एज ये वर्ड्स आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये मेटाफर है, ओके। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कंपैरिजन है, बट सो, लाइक, एज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड हियर, ओके। नाउ थर्ड, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, हियर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड ड्रीम। लाइफ और ड्रीम के बीच में क्या है, कंपैरिजन है कि लाइफ क्या है, ड्रीम है, ओके। सो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि सो, लाइक, एज का यूज नहीं हुआ है, सो दिस इज मेटाफर। कंपैरिजन है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में, सो दिस इज मेटाफर। कम ऑन द नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। सी पर्सोनिफिकेशन जो होता है, ये इसका हिंदी में मतलब मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। किसी जो डेड चीज़ है या नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम इंसानों से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को बताते हैं कि वो इंसानों जैसी है। यहाँ देखिए पर्सन वर्ड से ही ये बना हुआ है, तो पर्सन की तरह हम नॉन लिविंग थिंग को समझते हैं, ठीक है, और अच्छे समझते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। सो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आप जानते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट, लाइक डिफरेंट इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, यस, लव है, एंग्जाइटी है, फियर है, फ्रीडम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। तो ये इन चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कुछ इस तरीके से बताया जाता है जैसे कि उसमें ज़िंदगी है, उसमें जान है, उसमें सोच सकता है, वो बुद्धिमत्ता भी उसके अंदर है, जैसे कि एक इंसानों के अंदर होती है, उस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेथ के लिए क्या कहा जा रहा है कि आईसी हैंड। अब डेथ के कोई आईसी हैंड तो होते नहीं है ना, लेकिन आईसी हैंड तो इंसानों के होते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको किससे बताया जा रहा है, डेथ के आईसी हैंड है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डेथ ऐसा क्या है, डेथ एक तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लाइफ एंड डेथ। तो ये क्या है, इसके हैंड नहीं होते हैं, सो बट यहाँ पे आईसी हैंड उसे बोला गया है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, ओके। एक लिविंग नॉन लिविंग चीज़ के लिए या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए यहाँ पे यू कैन से कि एक लिविंग थिंग, लिविंग चीज़ से कंपेयर किया गया है, बताया गया है, उसकी तुलना की गई है उससे, ठीक है, मानवीकरण यहाँ पे किया गया है, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लव इज़ ब्लाइंड। अब लव क्या है, लव अगेन हमारा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, और क्या वो ब्लाइंड होता है, नहीं, ब्लाइंड तो इंसान होते हैं, एक पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगेन आप देख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग, आई मीन एब्स्ट्रैक्ट थिंग को किसी पर्सन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। पर्सन की क्वालिटी है ना, पर्सन की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब एंग्जाइटी किसी के चेहरे पे बैठती तो नहीं है ना, बैठती तो नहीं है, वो उठती बैठती तो है नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, बट ये बैठने का काम कौन करता है, पर्सन करते हैं, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे सिटिंग से उसको एक पर्सन से यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो ओवरऑल क्या समझा आपने कि इट इज़ लाइक इट कंपेयर्स अ नॉन लिविंग थिंग विद सम लिविंग थिंग, ठीक है, टू मेक इट इफेक्टिव, ओके। आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफी। सी एपोस्ट्रोफी का मतलब है संबोधन अलंकार। जब किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी के लिए कुछ बोला जाता है, तो वो यहाँ पे उसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, ठीक है। लाइक एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, हम उस पर्सन को डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को डायरेक्ट बोलते हैं, नॉट ओनली पर्सन। तो ऐसी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं जो कि डेड है, ठीक है, जो अब नहीं है, एब्सेंट है, जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर अगेन जैसे पर्सोनिफाइड मतलब कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं या कोई नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसको हम इंसानों की तरह कंपेयर कर सोच के उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है।
तो एपोस्ट्रोफी क्या है, एक डायरेक्ट एड्रेस है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहचानने का क्या तरीका है, ये आप आई होप आप ये सिंबल पहचानते होंगे। ये सिंबल किसका है, ये एपोस्ट्रोफी का सिंबल होता है, ठीक है। अगर ये सिंबल आपको दिख जाए तो आप स्ट्रेट वे क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। लाइक आपको ये देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सो ये बहुत ही फेमस लाइन है वर्ड्सवर्थ की, जो कि मिल्टन के लिए इन्होंने लिखी है कि मिल्टन तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पे रहना चाहिए था, तुम्हें अभी इस समय जिंदा रहना चाहिए था, है ना। तो ये मिल्टन को डायरेक्ट एड्रेस करते हुए यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, राइट। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव बीन इन दाई फेस। सो यहाँ पे सॉलिट्यूड अकेलेपन को बोल रहे हैं, तो सीधा अकेलेपन को वो एड्रेस कर रहे हैं ना, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है ये, राइट। नाउ ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कम्फर्ट। सो यहाँ पे किसी फ्रेंड को सीधा सीधा एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, एपोस्ट्रोफी है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो है एक तरह से विलोम शब्द उसमें यूज़ होते हैं, अपोजिट चीज़ें यूज़ होती है, टू अपोज, ठीक है। एंटीथेसिस जो वर्ड है ना, ये एंटीथेनाई से निकला है, डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है एक, उससे निकला है, जिसका मीनिंग होता है टू अपोज, ठीक है। अपोज, दो अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। पढ़ते हैं, देखते हैं। इन एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट बाय बैलेंसिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड या एक आइडिया होता है जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब दूसरे चीज़ों से उसे वो कंट्रास्ट करता है, बट बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस करते हुए कंट्रास्ट करता है, मतलब अपोज करता है बट बैलेंस करते हुए। जो पूरा सेंटेंस होगा, पूरा क्लॉज होगा, उसमें एक बैलेंस भी आपको नजर आएगा। टू द अपोजिंग क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा क्लॉज का या फ्रेज और सेंटेंस का, तो उसमें भी आपको एक पैरेलल दिखेगा, उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर में ही आपको वहाँ पे वो वर्ड्स दिखेंगे। सो देखते हैं एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड एंड डिवाइडेड दो अलग है, अपोजिट वर्ड है। स्टैंड एंड फॉल यहाँ पे भी दो अपोजिट वर्ड्स है ना, अपोज कर रहे हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको एक ही फ्रेज में आपको वो दो ऐसे वर्ड मिलेंगे जो एक दूसरे को अपोज करते हो, ठीक है। तो विलोम हो, जो लाइक यूनाइटेड, डिवाइडेड, राइट, स्टैंड एंड फॉल। यहाँ पे दो आपको फ्रेज दिख रहे हैं, राइट। ये दोनों फ्रेजेस में आपको क्या है, ये जो एक अपोज है, लाइक अपोजिट वर्ड है, यूनाइटेड का, डिवाइडेड, स्टैंड का, फॉल, वो वहाँ पे नज़र आता है, तो वो क्या हो जाता है, एंटीथेसिस हो जाता है, ठीक है, एंटीथेसिस। नाउ मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब मैन क्या करता है, बनाता है, और गॉड क्या करता है, उसको नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है, ठीक है। सो ये भी हमारे क्या है, प्रपोजेस एंड डिस्पोजेस, ये क्या है, एक अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। नाउ स्पीच इज सिल्वरन बट साइलेंस इज गोल्डन। अब यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्डन जो है हमारा अपोजिट वर्ड हो गया, स्पीच एंड साइलेंस भी हमारा एक तरह से अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ एंटीथेसिस का क्या है कि एंटीथेसिस में हमें एकदम अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन एक सेम ही हमें एक सेम ही सेंटेंस में या सेम क्लॉजेज में या सेम फ्रेजेस में ही हमें देखने को मिलेगा। अगर वो सेम में नहीं है तो वो कुछ और हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज एपिग्राम। सी एपिग्राम क्या होता है, ये एक तरह से स्पष्ट विरोधाभास होता है। अभी क्या होता है, लाइक एक चुटकुला की तरह हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए या कुछ कहावत कहने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट। क्या होता है, एपिग्राम एक ऐसा ब्रीफ सेइंग है, ऐसी कहावत है जिसमें कि लास्ट में जिसमें एंड में थॉट्स बदल दिए जाते हैं, ठीक है, या टर्न हो जाते हैं, ओके। सो जैसे हम
एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे आगे। कंसिस्ट ऑन एन अपैरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन लैंग्वेज हैज़ अ डीपर मीनिंग। सो जो भी इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन उस लैंग्वेज में यूज़ होता है, मतलब एक कंसिस्ट मतलब एक अलग ही कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसमें, वो उसका एक डीपर मीनिंग होता है। आप देखेंगे कि ये वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है, बट उसकी बहुत ही डीपर मीनिंग होती है। लाइक एग्जांपल देखते हैं, द हाईएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील आर्ट। अब क्या कह रहा है, जो हाईएस्ट आर्ट है मतलब सबसे अच्छी कला क्या है, कला को छिपा लेना है। सो ये सेंटेंस में आप एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कि एक सबसे अच्छी कला क्या है कि कला को छुपा लो। तो सबसे अच्छी कला कैसे है, तो मीन्स एक मीनिंग यहाँ पे बहुत ही डीपर मीनिंग दे रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छी कला वही हुई जो अपनी कला को छुपा लेता है। जो कला को छुपा सकता है वही सबसे अच्छा, उसी की कला सबसे अच्छी है, राइट। तो यहाँ हाईएस्ट आर्ट क्या है, टू कंसील आर्ट। यस, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन्स है ये वाली। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। सेकेंड इज द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो चाइल्ड है वो मैन का फादर होता है। सो ये भी क्या है, ये हमारा एक तरह से एक कॉन्ट्राडिक्शन है इस लैंग्वेज में, एक तरह से विटी है काफ़ी, एक लास्ट में आते आते ये अजीब सा थॉट दे देता है, ठीक है, और टर्न ले लेता है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, राइट। तो यहाँ पे इस तरह की लाइंस जो होती हैं वो एपिग्राम होती हैं, राइट। इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। अब मिड्स ऑफ लाइफ मतलब लाइफ, ज़िंदगी के बीच में हम क्या हैं, डेथ पे हैं। अब ये क्या मीनिंग दे रहा है, राइट। तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि लाइफ भी है डेथ भी है। ये थॉट्स जो ना टर्न हो जाते हैं कि लाइफ की बात हो रही है और ख़त्म होते होते वो कुछ इस तरीके से टर्न ले लेती है कि उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है, बहुत ही इजी है ये, रिप्लेस करता है ये नेम को। इट रिप्लेस द नेम ऑफ अ थिंग विथ नेम ऑफ समथिंग। जैसे देखते हैं इन मेटोनिमी अ चेंज ऑफ नेम, क्या होता है इसमें नेम चेंज हो जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज़ जनरली एसोसिएटेड विथ इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसा नाम देते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसा नाम देते हैं जो उसकी जगह पे, उसकी प्लेस पे रखा जा सकता है। सो इस मेटोनिमी में क्या होता है कि आपका कोई ऐसा नाम यूज़ होता है, कोई ऐसा एक नेम यूज़ होगा जो कि किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा, और वो जो नेम होगा वो उस ऑब्जेक्ट से किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड भी होगा, ठीक है, राइट। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा अच्छी तरह से। द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सो अब जैसे द हाउस जो है ये हमने किसके लिए वर्ड यूज़ किया है, लोकसभा के लिए यूज़ किया है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो हैं वो हाउस में रहते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो हम इसको मेंबर्स ऑफ लोकसभा की जगह उसको एक वर्ड हाउस भी यूज़ कर सकते हैं, ये इससे एसोसिएटेड होता है ना। उसी तरीके से द बेंच फॉर द जजेस। जजेस जहाँ बैठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं। तो ये जो बेंच वर्ड है वो जजेस के साथ एसोसिएटेड है, तो हम उसकी जगह बेंच भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हिंदी में अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे राष्ट्रपति की जगह हम राष्ट्रपति भवन भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन मतलब में वो रहते हैं, तो हम राष्ट्रपति की जगह हम राष्ट्रपति भवन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एक कुछ ना कुछ उससे एसोसिएटेड होना चाहिए। फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। अब क्रेडल से लेके ग्रेव तक, तो इसका क्या मतलब है, क्रेडल मतलब जो बच्चा छोटा होता है वो क्रेडल में खेलता है, रहता है ना, और ग्रेव मतलब जो मर जाता है तो वो लास्ट में उसको दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रेव होता है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इन्फेंसी से लेके बचपन, छोटे बच्चे से लेके डेथ तक की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ इन्फेंसी को हमने क्रेडल से एसोसिएट किया वर्ड, और डेथ की जगह हमने ग्रेव यूज़ किया जो कि डेथ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग देता है, उसका भी मेन जो ऑब्जेक्ट है उसकी मीनिंग देता है। द केटल बॉयल्स। अब केटल तो बॉयल होती नहीं है, यस, इट मीन्स केटल बॉयल हो गया, इट मीन्स उसमें जो वाटर है वो बॉयल हो गया, या टी बॉयल हो गया है, ठीक है। यही चीज़ें उबाली जाती हैं केटल में, ठीक है। तो ये एक ऐसा नेम यूज़ किया जाता है जो कि जनरली एसोसिएटेड होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नाउ द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। ये बहुत ही फेमस हमारा एग्जाम्पल है कि जो पेन है
वो ज़्यादा ताकतवर होता है स्वॉर्ड से, तो पेन तो ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड से होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेन को स्वॉर्ड से ज़्यादा ताकतवर बोला गया है कि जितना ताकत स्वॉर्ड का होता है उसी तरीके से पेन मतलब लिखने में ताकत होता है कि एक जैसे न्यूज़पेपर वाला कोई चीज़ अपनी न्यूज़ में लिख देता है तो वो बहुत ज़्यादा असर करता है, एक स्वॉर्ड की तरह काम करता है ना। तो ये हमारा यहाँ पे एसोसिएटेड है ये स्वॉर्ड के साथ, स्वॉर्ड से, ठीक है। नाउ वी आर रीडिंग मिल्टन। अब वी आर रीडिंग मिल्टन मतलब हम मिल्टन को नहीं पढ़ रहे हैं, मिल्टन की राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं, उनके वर्क को पढ़ रहे हैं, उनके नॉवेल्स या जो भी हैं उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी आर रीडिंग मिल्टन, वी आर रीडिंग शेक्सपियर। इट मीन्स कि हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ मिल्टन के वर्क्स के लिए, उसके नॉवेल्स के लिए, या शेक्सपियर यूज़ कर रहे हैं तो उसके वर्क्स के लिए या उसके नॉवेल्स के लिए। सो ये क्या है, अ चेंज ऑफ नेम। हम एक नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट के उसके ओरिजिनल नेम जो उसका डेजिग्नेटेड नेम होता है उसकी जगह हम दूसरा कोई नाम लिखते हैं, बट वो नेम जो है वो एसोसिएटेड होना चाहिए उससे, उस वर्ड से एसोसिएटेड होता है, उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी क्या है? सिनेक्डकी को हिंदी में उपलक्ष्य या उपलक्षण कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, इन सिनेक्डकी पार्ट इज यूज टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट। वर्ड और फ्रेज रिफर्स टू अ पार्ट और फॉर द होल। अब इसमें क्या होता है, सिनेक्डकी में हम एक पार्ट यूज़ करते हैं होल को शो करने के लिए, होल यूज़ करते हैं पार्ट को शो करने के लिए, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं किसी दूसरे वर्ड को की जगह पे उसको शो करने के लिए, ठीक है। और जो वर्ड यूज़ करेंगे वो अगर पार्ट है तो वो होल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि होल है तो वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है? अभी एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कार का, तो कार को हम अदर वर्ड में व्हील भी कहते हैं, है ना। आई बॉट अ न्यू व्हील, यस आई बॉट अ न्यू व्हील। व्हील क्या है? व्हील इज़ अ पार्ट ऑफ अ कार, है ना। लेकिन इसकी मीनिंग क्या आ रही है कि मैं एक न्यू व्हील लाई, मतलब मैं एक न्यू कार लाई। तो जो व्हील जो है वो पार्ट है और वो पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो एक कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये पार्ट से हम होल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अ पार्ट यूज टू डेजिग्नेट द होल। अब ऐसे एग्जाम्पल जो कि पार्ट है, पार्ट शो किया जा रहा है, बट वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? होल को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अ फ्लीट ऑफ 50 सेल। फ्लीट यहाँ पे आप जान रहे हैं क्या है? शिप्स के झुंड को या उसके कलेक्शन को फ्लीट कहा जाता है। तो अ फ्लीट ऑफ 50 सेल क्या है? वो उसे क्या चीज़ है? ये शिप्स होते हैं, यस। लेफ्ट द हार्बर। सो यहाँ पे फ्लीट ऑफ 50 सेल जो है ये क्या है? एक पार्ट है जो कि होल को, मतलब एक शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्लीट ऑफ 50 सेल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। ऑल हैंड्स। अब यहाँ ऑल हैंड्स मतलब सारे हैंड्स, जो हैंड्स है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ऑल हैंड्स ऑन डेक। यहाँ पे मतलब है कि ऑल हैंड्स मतलब जितने भी वहाँ मेंबर्स हैं, जितने भी क्रू हैं, जितने भी लोग हैं, लेबर्स हैं, जो भी हैं, उन सभी के हाथ मतलब उन सभी की बात हो रही है कि उन सभी के हाथ जो हैं वो यहाँ पे हमारे काम करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हैंड्स बोला जा रहा है, बट रिप्रेजेंट किसे किया जा रहा है? किसके हैंड्स की बात हो रही है? क्रू के हैंड्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ हैंड जो है वो एक पार्ट हो गया किसका? क्रू का, राइट। सो यहाँ पे होल क्या हो गया? क्रू, और पार्ट क्या है? हैंड। तो हैंड हमने यूज़ किया है क्रू को शो करने के लिए, जो कि होल है, क्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द होल यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट। अब कुछ ऐसा होल जो कि एक पार्ट को डेजिग्नेट करे, ठीक है। लाइक इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। अब इंग्लैंड पूरा इंग्लैंड तो खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड तो खेल नहीं रहे, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेल रही है ना। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेल रही है जो कि इंडिया की क्रिकेट टीम से जीत गई है, ठीक है।
तो यहाँ अगर हम इंग्लैंड भी बोल रहे हैं कि इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, तो ये हमें समझ में आ जाता है कि टेस्ट मैच मीन्स क्रिकेट हो रहा है, तो इंग्लैंड का क्रिकेट टीम मीन्स इंग्लिश क्रिकेट 11। तो ये यहाँ पे होल की बात की गई है, इंग्लैंड बोला गया है, और ये हमारा पार्ट हमें समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है, इंग्लिश क्रिकेट 11 की बात हो रही है। ठीक है, द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स। तो यहाँ पे कैप्टन ने क्या किया, 100 सेल्स को, मतलब 100 सेल्स बोलने का यहाँ क्या मतलब है, शिप्स का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ एक होल की बात हुई है कि 100 सेल्स थे, और जो 100 सेल्स जो है वो क्या किसको शो कर रहे हैं, ये होल है जो किस पार्ट को शो कर रहा है, शिप्स को शो कर रहा है। ओके, so shops being the things of which a sale is a part. So ये जो सेल है वो क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा शिप है वो क्या है, एक होल पार्ट है। ये शिप होना चाहिए, सॉरी शिप्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो शिप्स बीइंग द थिंग ऑफ विच अ सेल इज अ पार्ट। तो सेल क्या है, सेल करते हैं ना जो उसको पानी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, सेल जो डंडे सा होता है, तो वो एक तरह से उसको बोला जा रहा है कि सेल उसका एक पार्ट है, सेल करना, तैरना वो उसका पार्ट है, और होल क्या है, शिप्स है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है एक लैडर। ठीक है, क्लाइमेक्स जो वर्ड है ये इस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, लैडर, एंड इट्स द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो ये क्या है, क्लाइमेक्स एक सीरीज है ऐसे आइडियाज़ का जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, जिसके इम्पोर्टेंस असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब जो इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले, फिर उससे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, फिर उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हम उसमें आप सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन इन एक्शन, हाउ लाइक एन एंजल, इन अप्रहेंशन, हाउ लाइक अ गॉड। अब देखो, मैन का कम इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मैन हो गया कि क्या कैसा, कितना बढ़िया पीस ऑफ वर्क है मैन। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अच्छा क्या हो गया, एंजल हो गया। अब एंजल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, गॉड हो गया। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, एक लैडर चल रहा है, लैडर की तरफ बढ़ रहा है, सीरीज दिख रही है, तो ये क्लाइमेक्स हो जाता है। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। यहाँ भी आपको एक स्टेप दिख रहा है, एक लैडर दिख रहा है कि हंसा, दौड़ा, लीप किया, सिंग किया, देन डांस किया, है ना। तो ये एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ चलता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से बढ़ता है, तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या है, जस्ट अपोजिट होता है क्लाइमेक्स का। एंटी क्लाइमेक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। अ सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। इट इज चीफली यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ सटायर और रेडिक्यूल। अब ये क्या है, ये जिस तरीके से उसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है, वो यहाँ पे क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाता है कि हायर से लोअर की तरफ आपको चीज़ें दिखाएंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच। आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइफ, फिर उसके बाद डॉटर, उसके बाद सन्स और उसके बाद वॉच। तो इस तरीके से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। एंड दाउ डलहौजी, द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। तो जो डलहौजी हैं और वो क्या है, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, देन अर्ल ऑफ मार। यहाँ पे क्या है, डलहौजी की बात की जा रही है, वो पहले गॉड ऑफ वॉर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें बताया गया है, फिर अर्ल ऑफ मार बताया गया है। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, सो
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड येस, अगर आपको समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, प्लीज़ डू कमेंट सो दैट कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।